इससे पहले हम लोग क्या सब पढ़ चुके हैं अभी तक? हम लोग पढ़े पोषण, पहले पढ़े जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से कार्य होते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़े पोषण के बारे में। पोषण क्या है? पोषण ऐसा विधि है जिसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। और पोषण की दो विधि होती है, एक होती है स्वपोषण विधि, एक होती है परपोषण विधि। स्वपोषण क्या होता है? जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं करते। ऐसी विधि को स्वपोषण कहते हैं। और दूसरी विधि होती है पोषण की परपोषण। किसी न किसी रूप से भोजन के लिए हम किसी और जीव पर निर्भर रहते हैं, इसको परपोषण कहते हैं। लेकिन परपोषण बस परपोषण नहीं है, परपोषण को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। परपोषण को कितने भाग में बांट दिया गया है? 3 भाग में। मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण और परजीवी पोषण, जो बताए थे पिछले क्लास में। आज उनको डिफाइन करते हैं कि मृत जीवन पोषण होता क्या है। तो देखिए, मृत जीवी पोषण वो पोषण होता है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। बहुत, एक तुम गोबर छत्ता देखा होगा, देखा है? मशरूम देखा है? जानते हो ना, मशरूम जो है वो अक्सर वो किसी अच्छा खेत में नहीं होगा, उगेगा। वो उगता कहाँ है? जब गंदगी, जहाँ पे पूरा गंदगी जमा कर दो, भूसा तो सड़ा दो, या फिर कब गोबर छत्ता इसको बोलते हैं घरेलू भाषा में। मशरूम का एक प्रजाति है गोबर छत्ता। घास तास झाड़ता है, सड़ जाता है, तो वहां पे धीरे धीरे पौधा उगता है। वो भी जीव है, वो अपना पोषण कर रहा है। तो वो किससे कर रहा है? तो मृत सड़े गले और कार्बनिक पदार्थों का भोजन कर रहा है। तो ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? मृत जीवी कहेंगे। और मृत जीवी पोषण, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो है, ये कैसे पोषण के अंतर्गत आते हैं? ये मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरा क्या है? दूसरा है मेरा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण मतलब ऐसा इसमें है कि कोई खाना कोई और बनाए, कोई खाना और बनाए, लेकिन हम मांग मांग के खाते जाएं, यही है परजीवी पोषण। देखिए, समझिएगा, आप लोग आम का अब मौसम आया तो आम के पेड़ के पास सब जाइएगा, देखते होंगे आम के पेड़ से एक पतला धागा नुमा एक गिरा हुआ रहता है। आम का पेड़ हो, बहुत सारा पेड़ में एक धागा नुमा होता है जंगल, धागा नुमा जंगल। धागा तो खाली दिखेगा, देखिए तुम लोग जरूर देखी होगी, उसको अमरबेल बोलते हैं। वो जो है ना, वो हरा होता नहीं है, उसके पास पावर नहीं है कि क्लोरोफिल है उसके पास खाना बना सके। तो पेड़ जो खाना बनाता है, पेड़ पे लगा देखा होगा, पेड़ के ऊपर लत पत लग जाता है, उसका जड़ रहने करता, पर वहां पे उग के फल फूल रहा है अच्छा से, होता है कि नहीं? वो अपना खाना कभी नहीं बनाता है। वो खाना किसे खाता है? जो पेड़ खाना बनाया ना, वही खाना मांग के खाता। बाबू हमको भी दो नहीं, भूख लगा है, पता चलो हम इतना मोटा सा पेड़ है, ये गरीब आदमी दे दो खाना, है कि ना? तो वही होता है, ध्यान समझिएगा। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करती है ना? अस्थाई या अस्थाई रूप से उसमें उसके संपर्क में रहता है और उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अब तीसरा है प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण। मनुष्य और जितने भी जीव हैं, मनुष्य जितने भी जंतु हैं, वो सब प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई बात। अब आते हैं वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। हम लोग चावल खाएं तो ठोस है क्या ना? चावल खाएं ठोस है, दाल पी लिए तो तरल पदार्थ हो गया, पानी पी लिए तरल हो गया, शरबत पी लिए तरल हो गया। हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, शरबत को क्या पर भोजन नहीं हुआ ना मेरा, है कि ना? उससे हम क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज मिला तो हमको ताकत आ रहा है बॉडी में। अब मान लो जो एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी बेहोश हो गई, तो पानी चढ़ाने के लिए उठा गया, तो पानी आधा कोई पानी चढ़ाया,
कल से पानी चला दिया, चढ़ा दिया होगा नहीं, ग्लूकोज का घोल चढ़ाता है। कौन पानी चढ़ाता है? ग्लूकोज का घोल। चलो, पेड़ पौधा को ग्लूकोज चाहिए, तुमको भी ग्लूकोज चाहिए, वो ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। ऐसे विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। मनुष्य, मेढक, अमीबा आदि जो है इस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है। कोई दिक्कत? अब ये मेरा पोषण की विधि समाप्त हो गई। अब आते हैं पौधे में पोषण। पौधा पोषण करता कैसे है? पौधा में पोषण होता कैसे है ना? ध्यान समझिएगा, पोषण के आधार पर लगभग सभी पौधे कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। जितने भी पौधे वो क्या है? स्वपोषी हैं, कुछ छोड़ के, है ना? तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। अगर वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा तो वो जीव कभी भी, वो पौधा कभी भी स्वपोषी नहीं होगा। अगर मनुष्य भी प्रकाश संश्लेषण करना चालू कर दे तो मनुष्य भी क्या हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, आप सर जब प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्या है सर? तो ध्यान समझिए, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से सरल और कार्बनिक पदार्थ अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बन अणु ग्लूकोज में होता है और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कौन प्रक्रिया? ध्यान समझिएगा, सूर्य की प्रकाश की सहायता में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर स्थिरीकरण होकर वो किसमें बदलता है? कार्बनिक ग्लूकोज में बदलता है। C6H12O6 में बदलता है। फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज में बदलता है। और हमको पेड़ पौधा क्या प्रदान करता है? ऑक्सीजन। क्या प्रदान करता है? ऑक्सीजन। और वाष्प के रूप में वह जल निकालता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और यही समीकरण दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण हो रही है हमको क्या सब चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ध्यान देखिए, समीकरण में CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या होता है? जल। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो वही बात बोले, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ये चार चीज की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। कोई दिक्कत? अब देखो हम बताते हैं, यहां तक जो पढ़ लिए। एक बात हम बता रहे हैं, तुम लोग पढ़ना कैसे है ध्यान देना। ये हम पढ़ा रहे हैं, ये नोट्स बना रहे हैं। ये नोट्स बहुत काम की चीज है और ये नोट्स तुम पढ़ोगे सिर्फ नवंबर तक। नवंबर के बाद नोट्स कोई नहीं पढ़ता है। नवंबर के बाद नोट्स कोई भी नहीं पढ़ता है। तो इसीलिए अगर अभी अपने टाइम को बर्बाद कर दोगे, इन नोट्स नहीं पढ़ोगे, बाद में हम पढ़ेंगे, नोट्स बना के इतना जमा करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, तब नवंबर के बाद इतना चीज को मिलेगा, इतना वर्क मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट क्लियर करके असाइनमेंट से टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव बुक रहेगा, ऑब्जेक्टिव याद करना है, ये करना है, वो करना है, अगर इतना प्रेशर रहता है, रोज टेस्ट होता है, 2 दिन 4 दिन टेस्ट होता है, तुम प्रेशराइज हो जाओगे, तुम्हें तभी याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए अभी जो दे रहे हैं उसको सही तरीका से पढ़ो, है ना? ठीक है, सही तरीके से पढ़ना है। और देखो, अभी अपना समय को व्यर्थ मत गवाओ, नहीं तो तुम्हारा वही समय हो जाएगा जब तुम गवा दोगे ना, तो बाद में पछताओगे कि तुम क्यों गवाए, बाद में बहुत पछताओगे। इसलिए हम तुम लोग से बोलते हैं अपना समय को कभी गवाना नहीं है। रात में लगा, अगर आप 3 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं, प्रत्येक दिन 3 घंटा टारगेट बनाइए। अगर 3 घंटा आप रात में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, समझिए। क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हैं, आप लोग हैं 8 में, 9 में नहीं है, आप लोग 10th में हैं। अपना जिंदगी का पहला पड़ाव पे जाइएगा, पहला पड़ाव है, पहला एग्जाम रहेगा। अगर इसमें आप बेहतर नहीं कर पाइएगा, समाज आपको थू थू करेगा। करता है कि नहीं? है ना? करता है कि नहीं? अगर बाय चांस तुम्हारा मान लो मैट्रिक में खराब रिजल्ट आ जाए तो वही जो पड़ोसी बोल रहा है वही तुमको गलत समझेगा। ठीक है, चलिए।